नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में। जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं या आप सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो हिंदी में अभी तक आप लोगों ने कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। सेकंड सेमेस्टर में आपने प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य के बारे में पढ़ा, लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे या पहुंच चुके हैं तो आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि हिंदी की जो गद्य विधाएं होती हैं, उन गद्य विधाओं में जैसे कहानी हो गई, रिपोर्टाज हो गया, डायरी, संस्मरण, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ठीक है, और इसके अलावा यात्रा, साहित्य, साक्षात्कार, ऐसे तमाम रेखा चित्र, ठीक है, संस्मरण, ऐसे कई आत्मकथा, जीवनी, ये सब आपको हिंदी साहित्य में बेसिकली हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। यानी जो आज का जो वीडियो है ये एक प्रकार से चैप्टर नंबर 1 का है, बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी गद्य का पहला चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ और हिंदी गद्य का विकास किन किन सिचुएशन में हुआ, यहाँ तक कि हिंदी गद्य का विकास जो हुआ है वो किन किन कालों में, किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे हुआ है, सारी डिटेल में जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ जब ये क्लास आपकी संपन्न होगी उसके तुरंत बाद आपको, यानी कि इसी के साथ इसी क्लास के अंतर्गत, यानी क्लास में थ्योरी पूरा पढ़ा लूँगा, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी मैंने रखा है, जो कि बेसिकली चैप्टर नंबर 1 से ही संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उनको मैं लगाऊंगा। यानी कि आपने क्या पढ़ा उसका टेस्ट भी आपका इसी वीडियो के अंतर्गत हो जाएगा। यानी बेसिकली अगर मैं बताऊं तो अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लिखित हो, चाहे जैसी भी कोई परीक्षा हो, लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके हो, कोई भी चिंता करने की अब जरूरत आपको नहीं रही, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ आ चुका है और एक नए तरीके से, एक नई विधि का प्रयोग करके और एक स्मार्ट वर्क करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और बीए में जो हिंदी है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आगे चल करके हमको अगर एमए करना है हिंदी से तो हम बहुत ही आसान तरीके से कर पाएँ, क्योंकि यही सब सिलेबस आपको एमए में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कहानियाँ वगैरह, जिसमें 5-6 कहानी संकलित है, 5-6 निबंध संकलित हैं, ठीक है। मैंने सिलेबस कल डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उसमें मैंने पूरे के पूरे कोर्स के बारे में भी आपको बताया था। तो बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप पहुंच चुके हैं, हिंदी आपको पढ़ना है अभी से, तो अभी ही एडमिशन ले लीजिए। मुश्किल से आप जो है एडमिशन अगर ले लेंगे, 2024 और 26 का जो सेशन है, लगभग 2 सालों का एक प्रकार से कोर्स होगा, जिसमें आपको एक प्रकार से मतलब जब भी चाहें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके जैसे मान लेते हैं आप कोर्स लेते हैं, तो कोर्स लेने के लिए क्या करना होगा, पूरा का पूरा कोर्स आपको बिल्कुल और बिल्कुल बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है, ताकि आप सभी इसको ले सकें और अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। तो अभी फटाफट से तुरंत आप लोग एसएमएस करें। एक नंबर मेरा है 9161, ही मेरा ही नंबर है 9161 93 60 62। इसी पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है और इस पर आपको व्हाट्सएप पर केवल एसएमएस करना है और इस पर आप कहेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना है। तो मैं आपके पास कहूँगा, मतलब एक QR स्कैनर सेंड करूँगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे, मात्र और मात्र 100 रुपीज़। एक प्रकार से इसी में संपूर्ण सिलेबस, जो कल मैंने पूरा सिलेबस डिस्कशन किया है, वो संपूर्ण सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है। आपको क्या किया जाएगा, आपको ग्रुप वगैरह से ऐड कर देंगे हम, उसके बाद में वहीं पर आपको, जैसे ये चैप्टर आपका 1 होगा, इसकी PDF नोट्स आपको वहीं पर मतलब मिल जाएगी आपको ग्रुप में, ठीक है। कोर्स लेंगे हर एक चैप्टर की आपको PDF नोट्स भी मिलती रहेगी साथ साथ। इसके अलावा जब आपकी परीक्षा थोड़ी नज़दीक आएगी तो मॉडल पेपर और महासंग्राम रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास की लाइव क्लास आपको मिलेगी। इसके अलावा डाउट सेशन आपके होते रहेंगे और इसके अलावा आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो उसकी तैयारी के लिए भी एक प्रकार से कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको होने वाला है इस ग्रुप से अगर जुड़े रहेंगे तो। यानी कि ये एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसके साथ ही साथ हिंदी के साथ मान लेते हैं और भी आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, या फिर एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस हो गया, या आपका जियोग्राफी हो गया, ठीक है, या आपका एजुकेशन हो गया, ठीक है, या आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, या ऐसे और कोई सब्जेक्ट आपके, जैसे कि हिंदी के साथ ही साथ आपका और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी का एक प्रकार से कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मतलब कि इन सभी का एक प्रकार से जो होगा आपको इसी में एक प्रकार से इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी हिंदी का तो पूरा मैं पढ़ाऊंगा, इसके साथ ही साथ जो भी क्लास आपकी जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी की होगी उसकी भी PDF वगैरह जो होगी वो उसी ग्रुप में मिल जाएगी, जिस ग्रुप में हिंदी वाले बच्चे जुड़े रहेंगे। यानी कि हिंदी में एक प्रकार से क्या होगा, कुछ केवल अकेले हिंदी तो आप पढ़ेंगे नहीं, इसके अलावा आप जियोग्राफी भी पढ़ेंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस ले रखा होगा, कोई अलग अलग सब्जेक्ट ले रखे होंगे, तो उन सभी, अगर आपकी हिंदी आपने लिया है तो और भी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको हिंदी नहीं पढ़ना है
तो एक प्रकार से मान लेते हैं आपका सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, या इकोनॉमिक्स है, या एजुकेशन है, तो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको चूंकि वहां पर पीडीएफ मिलती रहेगी, तो ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे हिंदी आपका सब्जेक्ट है चाहे नहीं है। आपको वहां पर हिंदी का तो कोर्स पूरा करवाया जाएगा, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के संपूर्ण कोर्स की पूरी कोशिश है हमारी कि अब की बार जो है लगभग सारे के सिलेबस, लगभग आपके 100% सिलेबस जो है वो कवर करवाए जाएं। और बाकी सब्जेक्ट सिलेबस आपको एकदम से यूट्यूब पर ही वीडियोस मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो पीडीएफ नोट्स वगैरह होंगे हर एक सब्जेक्ट के, मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो की, वो आपको ग्रुप में ही मिलेंगे। तो ग्रुप आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपने हिंदी लिया है चाहे नहीं लिया है। तो अगर अभी आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो मात्र 100 रुपये आप पे करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक प्रकार से बहुत अच्छा आपके लिए सुनहरा अवसर है। ये अवसर बार बार नहीं आएगा, तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो जल्दी से जल्दी एसएमएस करें, चूंकि एक प्रकार से लेट ना हो, और जितने जल्दी आप करेंगे उसी हिसाब से एक प्रकार से आगे सारी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर कब हो जाए कुछ पता नहीं, नज़दीक के पेपर भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे पेपर आपके कुछ विश्वविद्यालय जल्दी करवाएंगे। इसीलिए मैं संपूर्ण क्लास जो है पेपर से लगभग 1 महीने पहले तक कंप्लीट कर देना चाहता हूं, ताकि पेपर के समय में मैं केवल मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट आपको दूं। ठीक है, चले सबसे पहले हम समझेंगे क्या भैया, हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, पूरा डिटेल में जानकारी हम देखेंगे। देखिए ये चीज़ें जो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, बस हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, आपके दिमाग में सारी चीज़ें छपेंगी, चूँकि आप एक सीरियल से जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, चले आगे चल करके आप टीजीटी, पीजीटी, एमए इन सभी में जाएंगे, पढ़ेंगे, या बीएचओ वगैरह का एंट्रेंस देना है, सीयूईटी में पेपर देना है, जो भी कुछ करना है, पीएचडी के लिए आप नेट की पेपर देंगे, तो उन सभी में आप देखेंगे यहीं से प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। खास करके हर एक जो है जो बीए का सिलेबस होता है, जैसे बीए में जो आप पढ़ते हैं बीए एमए में, उसी से नेट वगैरह में सिलेबस, नेट का भी सिलेबस होता है, तो उसी में से लगभग आता है। तो बिल्कुल आपको टेंशन ना ही लेना है। ठीक है, चलें हिंदी साहित्य रचना की 2 विधाएं हैं बेसिकली। हिंदी एक काव्य होता है और एक आपका गद्य होता है। हिंदी काव्य को एक प्रकार से हिंदी पद्य भी कहते हैं। पद्य जो होता है वो गाने के लिए होता है बेसिकली, जैसे गाना वगैरह गे में होता है। गे मतलब होता है कि जिसको आप गा सकते हैं। ठीक है, जो गद्य होता है वो विचार। बेसिकली गद्य और पद्य में 2 ही अंतर हैं। पहला अंतर ये होता है मेरे भाई कि गद्य जो होता है वो एक प्रकार से उसमें मतलब कि ज्ञात्मकता नहीं होती है, और पद्य में होती है ज्ञात्मकता, मतलब कि उसमें गा सकते हो आप। दूसरा अंतर ये होता है इसमें कि जो गद्य होता है वो विचारों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि विचार जो होते हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है, उसमें भाव भंगिमाओं की अभिव्यक्ति बहुत कम होती है, विचारों की और उनकी वाक्पटुता की एक प्रकार चीज़ें होती है। और जो एक प्रकार से ये होता है कविता, ये भाव भंगिमा तो होती है इसमें, इसके साथ ही साथ इसमें आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। इमोशंस के साथ साथ आपकी कला के भी तत्व तो कुछ ना कुछ प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि आपने किस रस का, किस छंद का, किस अलंकार का प्रयोग किया है। जबकि इसमें एक प्रकार से गद्य में रस, छंद, अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ का प्रयोग होता है, शब्द शक्तियों का। शब्द शक्ति होती है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा सब शक्ति व सब शक्ति होती है, जो कि सीधे सीधे जो कह रहा हूँ मैं वही उसका मतलब होता है। अभिधा मतलब हो गई ये। लक्षणा और व्यंजना जो होती हैं थोड़ा इसके विपरीत होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप कह रहे हैं उसका वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उसके लिए जो मैं कह रहे से मैंने कहा कि 8 बज गए हैं, अब 8 बज गए हैं तो एक मजदूर सोचेगा कि मेरे को एक प्रकार से अपने काम पर जाना है, एक बच्चा सोचेगा मेरे को स्कूल जाना है, ठीक है, एक टीचर सोचेगा मुझको स्कूल जाना पढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे हर व्यक्ति जो होता है अपने अपने हिसाब से उसको देखेंगे। जैसे कि तुलसीदास जी कहते नहीं हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ऐसे ही एक प्रकार से यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर सब शक्तियों का प्रयोग जरूर कर सकते हैं, थोड़ा जटिल शब्दावलियों का प्रयोग कर सकते हैं गद्य में, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से रस, छंद, अलंकार जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, तो हिंदी में जब हिंदी का विकास हुआ, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आ रहे हैं, तो हिंदी काव्य का पहले विकास हुआ। गद्य शुरुआत से नहीं आया है, गद्य का विकास आकर के बाद में हुआ। संस्कृत में गद्य था, क्योंकि हमारी जो भाषा है उसमें आप देखेंगे, मैंने आपको कई बार समझाने का प्रयास किया है, फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं ताकि क्लियर हो जाए आपको। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको समझाया था, सबसे पहली भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत की अगर बात की है, संस्कृत से भाषा बनी कौन? पाली। ठीक है, पाली भाषा। पाली से बनी कौन भाषा भैया? प्राकृत भाषा बनी। कौन सी भाषा? प्राकृत बनी। प्राकृत से कौन सी बनी आपकी? अपभ्रंश बनी। कौन सी बनी? अपभ्रंश बनी। और अपभ्रंश के बाद में कौन सी बनी? बेसिकली अगर बात की जाए, अपभ्रंश से बनी हिंदी। ठीक है, और हिंदी एक प्रकार से अकेले हिंदी से नहीं बनी है। हिंदी में एक प्रकार से 5 उपभाषाएं हैं। उन 5 उपभाषाओं में एक होती है पूर्वी हिंदी, ठीक है, एक होती है आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है, एक होती है आपकी पश्चिमी हिंदी, और एक आपकी होती है कौन सी? बिहारी हिंदी,
ठीक है। कौन सी हिंदी भैया? बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के बाद में एक हिंदी आपकी होती है राजस्थानी हिंदी। कौन सी हिंदी? राजस्थानी हिंदी, ठीक है। और एक हिंदी आपकी होती पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी? पहाड़ी हिंदी। तो ये पहाड़ी हिंदी इन सभी से मिलकर के एक प्रकार से बनी हुई है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी ये अपभ्रंश में आप देखेंगे, अपभ्रंश में बेसिकली कई अपभ्रंश थे उस समय, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, ब्राचट अपभ्रंश, ठीक है। या ऐसे ही आप देखेंगे मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश से क्या हुआ है? पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी में बेसिकली 5 बोलियां हैं, जैसे कि इसी पश्चिमी हिंदी में आपकी बांगरू हो गई, ठीक है, ब्रज भाषा हो गई, इसके अलावा आप देखेंगे खड़ी बोली हो गई। अच्छा, खड़ी बोली ही एक प्रकार से बेसिकली क्या है? खड़ी बोली ही हिंदी की मानक बोली है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मानक बोली का मतलब ये होता है कि जैसे वह बोली जो कि एक प्रकार से हिंदी के रूप में आज जानी जाती है, यानी आधिकारिक तौर पर हिंदी को एक प्रकार से, चूंकि इसमें 5 उपभाषाएं हैं, इन 5 उपभाषाओं में लगभग 18 बोलियां हैं। इन 18 बोलियों में से जो खड़ी बोली है उसी को हिंदी का एक प्रकार से मानक स्वीकार किया गया। मानक का मतलब होता है कि भाई इसी को माना गया है कि यही हिंदी सबसे ज़बरदस्त हिंदी है, और इसका विकास बेसिकली द्विवेदी युग में जाकर के जो है मुख्य तौर पर होता है खड़ी बोली का, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मतलब एकदम से ठीक ठाक तरीके से हो जाता है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ऐसे ही चीज़ें आप देखें, पूर्वी हिंदी जो है इसमें 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और भक्ति काल में आप देखेंगे अवधी बोली का परंपरा रही खूब, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत नामक महाकाव्य, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरित नामक महाकाव्य। ऐसे ही आप देखेंगे तमाम प्रकार के लोगों ने लिखा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी बोली। पश्चिमी हिंदी में आपका ब्रज भाषा और खड़ी बोली वगैरह आ गई। ब्रज भाषा में आप देखते सूरदास और जितने भी रीतिकाल के कवि हुए हैं, घनानंद, आदम, बोधा, इन सभी लोगों ने ब्रजभाषा में रचनाएं करी हैं। यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र भी ब्रजभाषा में कविताएं लिखते हैं। वो गद्य तो खड़ी बोली में लिखते हैं, लेकिन पद्य जो है ब्रजभाषा में ही लिखते हैं। बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां। बिहारी हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और ऐसे ही अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ऐसे ही राजस्थानी में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थानी होती, जिसमें मारवाड़ी, मेवाती, ठीक है, मारवाड़ी, मेवाती, ठीक है, मालवी, ऐसे बोलियां हैं राजस्थान में। पहाड़ी हिंदी में भी आप देखते हैं, पहाड़ी हिंदी में जैसे कि आपकी जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये सब आपकी भाषाएं हैं। तो इन सभी के बोलियों के विकास से बना हिंदी, यानी हिंदी एक प्रकार से, मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो हिंदी एक प्रकार से क्या है? बोलियों का समूह है, उपभाषाओं का समूह है। हिंदी कोई एक भाषा पहले नहीं थी, हिंदी बोलियों का समूह है। किसकी? तमाम प्रकार की इन्हीं से विकास हुआ। संस्कृत से बनी पाली, पाली से आई प्राकृत, प्राकृत से आई अपभ्रंश, अपभ्रंश से कुछ छुटपुट गाँव वगैरह में बोली जाती थी अवहट्ट, लेकिन अवहट्ट उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो चुकी। अवहट्ट के व्याकरणिक सम्मत तरीके से चीज़ें नहीं सब मिलती हैं। अपभ्रंश माने भी होता है बिगड़ा हुआ रूप, यानी किसी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही अपभ्रंश कहलाता है। तो अपभ्रंश से ही एक प्रकार से बेसिकली हिंदी का विकास हुआ, और आजकल हिंदी जो है वो हिंदी एक प्रकार से जो ब्रज भाषा या जो खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी है, उसी में एक प्रकार से ब्रज मतलब कि एक प्रकार से गद्य का विकास हुआ। किससे? खड़ी बोली में। तो ये पूरा का पूरा जो पोथन्ना मैंने बताया, ये चीज़ें ये किस लिए बताई? ताकि ये आपको समझा सकूं कि एक प्रकार से खड़ी बोली क्या है। खड़ी बोली में ही गद्य लिखा जाने लगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब चीज़ों को आपको और आसान तरीके से चीज़ें आपके समझ में आएंगी और आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार चीज़ें हैं क्या। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को एक प्रकार से कोर्स के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो कोर्स ले और आसानी से पढ़ सके। ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर की वीडियोस मिलती रहेगी लगातार। हिंदी साहित्य में रचना की 2 विधाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है गद्य और दूसरा है पद्य, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुछ हद तक नए नए शोधों के अनुसार चंपू काव्य भी चला है। चंपू काव्य वह काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों की विधाएं होती हैं, दोनों की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। बेसिकली गद्य और पद्य ही 2 होते हैं। गद्य की विधा के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कहानी आ गई, ठीक है, उपन्यास आ गया, नाटक हो गया, निबंध, संस्मरण, व्यंग, आत्मकथा, पत्र वगैरह, ये सब एक प्रकार से गद्य में लिखे जाते हैं। वहीं पद्य के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कविता, गीत, गाना, मुक्तक, ये सब एक प्रकार से कविता के अंतर्गत लिखे जाते हैं। यानी बेसिकली गद्य का विकास जो होता है वो आधुनिक काल में 1850 के बाद में मुख्य तौर पर होता है, और 19वीं शताब्दी मतलब जो है आप देखेंगे 1850 के बाद एक प्रकार से गद्य का विकास होता है मुख्य तौर पर। फिर उसके बाद में गद्य का विकास जो वास्तविक विकास होता है वो द्विवेदी युग में आकर के एकदम से अपने उफान पर होता है, ठीक है। शुरुआत तो भारतेंदु युग से होती, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। अभी मैं पूरी चीज़ों को समझूंगा।
मूलक गद्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि जो मूल गद्य होता है या गद्य में बेसिकली अलंकार, रस, छंद इनका प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन पद्य में अलंकारों का खूब प्रयोग होता है, क्योंकि अलंकारों के बिना जिस तरीके से एक स्त्री जो होती है बिना गहनों के, बिना मेकअप के उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी अच्छी एक मेकअप करी हुई युवती लगती है या स्त्री लगती है। तो ज़रूरी होता है एक प्रकार से, जैसे स्त्री के लिए गहना, स्त्री के लिए मेकअप, ठीक उसी मतलब मेकअप का कहने का मतलब गहना, ठीक है, क्योंकि आजकल गहना कम मेकअप ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए एक प्रकार से मेकअप मैं कह रहा हूँ, चूँकि आधुनिक समाज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आधुनिक तौर पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ऐसे कविता बनिता मित्र, कविता माने कविता, बनिता माने होता है स्त्री, ठीक है। तो कविता बनिता मित्र जो होता है मतलब कुल मिलाकर के जैसे कि ये बिना गहनों के अच्छे नहीं लगते। अलंकरोति इति अलंकाराः, मतलब कि जो अलंकृत करे वही अलंकार होता है। ये गद्य में मतलब पद्य में मैंने आपको बताया था। तो काव्य में जो कविताएं होती हैं उनमें अलंकार होना बहुत ज़रूरी होता है, और उन्हीं अलंकारों के द्वारा एक प्रकार से लोग उसमें रुचि लगा करके पढ़ते हैं। जैसे तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए, अब ताता वर्णों की आवृत्ति कई बार आई तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ऐसे ही आप पढ़ते हैं रस, रस की बात, जैसे करहि बिलाप अनेक प्रकारा और परहि भूमितल बारह बारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, शोक रस आप देख रहे हैं, करुण रस आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यह रस भी आ गया। ऐसे ही रस में तमाम हंसी हंसी भजें देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवई हिमाचल की उछाह में, ठीक है। ऐसे ही शीस पर गंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, भगवान भोलेनाथ की शादी में। इस तरीके के कविताएं लिखी जाती हैं, इस तरीके की पंक्तियां लिखी जाती हैं विद्वानों के द्वारा, तो वो हास्य रस से संबंधित हैं। ऐसे ही रस कई प्रकार के, तो ये रस का अलंकार, छंद, ठीक है, ये सब जो होते हैं। छंद क्या है, जैसे दोहा, दोहा एक प्रकार से अर्ध सम्मात्रिक छंद है, 13 मात्रा 11 मात्रा इस तरीके से सेट किया जाता है, ठीक है। चौपाई 4 एक प्रकार से चरणों में होती है, 16 मात्राएं होती है, सम्मात्रिक छंद है। तो ये सब आपको काव्य में देखने को मिलता है, लेकिन गद्य में ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सामान्य भाषा में कहा जाए तो अलंकार पथ का कहना माना जाता है। गद्य विधा की रचनाओं को सीधा सपाट पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि इसमें लयात्मकता का अभाव, अभाव माने होता है कमी, यानी लयात्मकता बिल्कुल भी इसमें नहीं होती है। आप इसको, इसमें तारतम्यता जरूर होती है, वाक्पटुता जरूर होती है, एक दूसरे वाक्य में समन्वय जरूर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रकार से क्या नहीं होता, इसमें एक प्रकार से जो तमाम प्रकार की अलंकार या तमाम प्रकार की वो चीज़ें होती हैं, लयबद्धता या लयात्मकता, ये सब नहीं होती। लयात्मकता का मतलब क्या होता है, जैसे कि राइमिंग वर्ड, जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी, और लास्ट में क्या आएगा, द्रवौ सुदशरथ अजित बिहारी, तो हारी और बिहारी मिल रहा है, यहाँ पर लय आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधकुला अंग, खुले हों ज्यों बिजुली के फूल, खिले हों ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब यहाँ पर रंग और वो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, यानी कि इसमें लयात्मकता है, ठीक है। चीज़ों को समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। लेकिन गद्य में लयात्मकता नहीं होती। दरअसल गद्य हमारे विचारों से ताल्लुक़ रखता है, वहीं पद्य हमारे मनोभावों से, यानी कि जो पद्य होता है वो इमोशन को प्रकट करता है, और जो आपका गद्य होता है वो विचारों को आपको प्रकट करता है। बस ये अंतर, ये मैंने शुरुआत में बता दी थी, यानी गद्य विचारों से रिलेटेड है, और पद्य यानी कि जो काव्य होता है वो इमोशन से, यानी कि मनोभावों से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो गद्य का संबंध मस्तिष्क से होता है, यानी कि दिमाग से होता है, जबकि पद्य का संबंध जो होता है वो मन से होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर, मन से होता है। पद्य लेखन की शुरुआत गद्य लेखन से काफ़ी पहले से हो गई थी। वेद पुराणों से लेकर के रामायण महाभारत तक सभी पुरातन रचनाएं जो हैं वो पद्य में ही आपको मिलेंगी। जैसे संस्कृत के जो श्लोक हैं वो पद्य में होते हैं, जैसे कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, और तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि शुभाषितम। तो संस्कृत में एक प्रकार से जो है वो मधुर काव्य में वर्णित हैं तमाम प्रकार के श्लोक वगैरह। तो काव्य का प्रचलन बहुत पहले हो चुका है। गद्य एक प्रकार से नई, एक प्रकार से विधा है बेसिकली हिंदी की, बाकी और चीज़ों में पहले से हुई है। गद्य किसे कहते हैं, गद्य की परिभाषा देखें, एक ऐसी रचना जो छंद, ताल, लय, तुकबंदी से बिल्कुल मुक्त हो और विचारपूर्ण हो, भावना पूर्ण नहीं विचारपूर्ण हो, वो गद्य होता है, उसे गद्य कहते हैं। गद्य शब्द धातु, मतलब गद्य शब्द जो है वो गद्य धातु के साथ जब यत प्रत्यय लगता है, प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ है, ठीक है। किससे, यत प्रत्यय, क्लियर। गद्य का अर्थ क्या होता है, बोलना, बतलाना या किसी चीज़ को कहना।
सामान्यतः दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला बोलचाल की भाषा, उसमें जो हम प्रयोग करते हैं वो गद्य का ही प्रयोग करते हैं। गद्य लक्ष्य, विचारों या भाव को सहज, सरल और सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन जो है रहित, मतलब विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करता है, एक दूसरे तक हमारे विचारों को पहुंचाता है। ज्ञान विज्ञान से लेकर के कथा साहित्य आदि के अभिव्यक्ति का माध्यम तथा साधारण व्यवहार की भाषा गद्य ही होती है, जिसका प्रयोग सोचने समझने के लिए, वर्णन करने के लिए, किसी मुद्दे पर किसी मुद्दे का विवेचन करने के लिए, इन सभी के लिए हम गद्य का ही प्रयोग करते हैं। वक्ता यानी जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो जो कुछ भी सोचता है उसे वह गद्य के रूप में ही बोल के सबके सामने लाता है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में लगातार वृद्धि होती जा रही है और गद्य एक प्रकार से हर एक क्षेत्र में अपना विकास कर रहा है। तो ये है भैया गद्य। ठीक है, अब हिंदी गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी गद्य के विलंब से विकसित होने में क्या हुआ कि हिंदी गद्य के जन्म काल की परिस्थितियां भी उत्तरदायी रही हैं। क्योंकि हिंदी के जन्म होते ही देश विदेशों से आक्रांता आने लगे थे। क्योंकि हिंदी का विकास, जहां विद्वान मानते कि 1000 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत होती है, वहीं पर 18 यानी लगभग 850 वर्ष लग गए गद्य के विकास में। आप सोचो, यानी 1000 ईस्वी में हिंदी का विकास हो गया। बेसिकली आएंगे तो मध्यकाल वगैरह में हिंदी चल रही थी बढ़िया तरीके से, केवल काव्य में ही रचनाएं लिखी जा रही थी, लेकिन लगभग 700-800 वर्ष लग गए हिंदी में गद्य के विकास में, यानी कि गद्य रचनाओं को लिखने में। ठीक है, तो इसका कारण क्या था कि तमाम प्रकार के विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण करते गए। ऐसे में किसी का दिमाग, अब जो है व्यक्ति जब स्वतंत्र रहेगा, स्वच्छंद भाव से रहेगा, तभी तो कुछ सोच पाएगा। अब दिमाग में टेंशन चल रहा है तो कैसे व्यक्ति सोच पाएगा। ठीक है, तो टेंशन एक प्रकार से जब दिमाग में होता है तो कोई चीज़ सही तरीके से व्यक्ति नहीं कर पाता है। क्लियर, यही चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो देश विदेशों से आक्रांता आने लगते हैं और वे अपनी भाषा अपने साथ लाते हैं। जो भी आते हैं वहाँ से वो तमाम प्रकार की भाषा, मतलब अपनी भाषा और अपने लेखक सब कुछ लाते हैं। वो अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं। उनके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वे अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करें, जो वहाँ से आते हैं विदेशी आक्रांता। यहाँ की देसी भाषा को प्रतिद्वंदी समझ उनके विकास में बाधा उपस्थित करें, यानी कि जो यहाँ की भाषा थी उसके विकास में जोर नहीं देते थे। जो विदेशी आक्रांता है, विदेशी शासक यहाँ पर भारत पर हुए हैं, इन्होंने अरबी फारसी, जैसे मुसलमान शासक है तो अरबी फारसी की विकास में ज़्यादा बल देंगे, उर्दू के विकास में बल देंगे। ठीक है, या एक उर्दू के विकास में ना देंगे बल, लेकिन अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो भी आएंगे, इंग्लैंड वाले आएंगे तो अपनी भाषा का एक प्रकार से प्रचार प्रसार करने, जैसे अंग्रेजी फैला के चले गए। तो गद्य के विकास में के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वे हिंदी के जन्म के समय में उनमें नहीं थी। यानी ऐसी सिचुएशन नहीं थी या ऐसी परिस्थिति नहीं थी जिसमें हिंदी गद्य का विकास हो पाता उस दौरान। हाँ, हिंदी की सभी भाषाओं में सामान्य गद्य छिटपुट आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो गद्य का एक स्वरूप होता है वो आपको शुरुआत से नहीं मिलता है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ ये देखते हैं। हिंदी साहित्य में गद्य का विकास आधुनिक काल में ही हुआ। आधुनिक काल मतलब 1850 के बाद। और आधुनिक काल को इसीलिए एक प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि एक प्रकार से हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व स्तर के एक बड़े आलोचक माने जाते हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य का गद्य काल है। ठीक है, चूँकि प्रवृत्तियाँ गद्य, उसमें गद्य का विकास हो रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को ही गद्य काल की संज्ञा दी। इसका प्रारंभ जो हुआ है वो सन 1900 विक्रमी। 1900 विक्रमी को जब एक प्रकार से आप सन में निकालेंगे तो आप इसमें से 57 घटा देंगे। 57 जब आप घटाएंगे तो 1843 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 10 में से यहाँ पर 7 गए 3, यहाँ पे 9 बचा, 9 से 5 गए, कितना बचेगा 4, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर मतलब 9 से 1 घट गया, यानी यहाँ पर 8 बचा, यानी 1843 ईस्वी आ जाएगा। ये विक्रम का संवत है। संवत यहाँ पर संवत कर लेंगे। ठीक है, संवत कर लेंगे, सन गलत है। संवत 1900 विक्रमी से माना जाता है। हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो संवत 1100 विक्रमी के आसपास आप मान सकते हैं। ठीक है, और अपने उद्भव काल की अगर बात की जाए तो 1900 तक हिंदी में अधिकांश साहित्य की रचना काव्य में ही रही है। ठीक है, संवत 1900 विक्रमी तक। गद्य में सन वहाँ पर काट देंगे। ठीक है, संवत कर लेंगे। गद्य में वे साहित्य रचना बहुत कम हुई। अतः शुक्ल जी की मान्यता है कि आधुनिक काल की मुख्य प्रवृत्ति गद्य ही रही है। अतः उन्होंने इस काल को गद्य काल कहा।
आधुनिक काल की अगर बात करें तो आधुनिक काल के पूर्व यानी उससे पहले आधुनिक काल के गद्य का स्वरूप दिखाई जरूर पड़ता है अलग अलग जगहों पर, जो व्यवस्थित नहीं है, मतलब जो अव्यवस्थित है, तितर बितर है, इधर उधर फैला हुआ है। ऐसा गद्य तमाम पुस्तकें तो मिलती हैं गद्य की, लेकिन उसकी कोई निश्चित भाषा नहीं है, कोई निश्चित व्याकरणिक सम्मत नियम नहीं है, बस छिटपुट पड़े हुए हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, ऐसे गद्य मिलते हैं। और भाषा का कोई मानक स्वरूप नहीं है उस दौरान, वह अधिकांशतः परिमार्जित भाषा है। आधुनिक काल के पूर्व में भक्ति काल और रीतिकाल, ये आधुनिक काल के पहले के काल है, रीतिकाल, ठीक है, और उसके बाद में फिर भक्ति काल, मतलब रीतिकाल से पहले भक्ति काल, फिर पहले भक्ति काल, फिर रीतिकाल, उसके बाद में फिर आधुनिक काल आता है। तो उसमें ब्रज भाषा में गद्य साहित्य की रचना कुछ मात्रा में आपको दिखेगी, ठीक है। ब्रज भाषा गद्य क्या है? ब्रज भाषा गद्य जो है ये वास्तविक गद्य नहीं है। वास्तविक गद्य तब आपको मिलेगा जब वो खड़ी बोली गद्य की बात होगी, ठीक है। तो आगे चल करके भी हम आप पढ़ेंगे, हर एक सिचुएशन में समझेंगे। देखिए ब्रज भाषा गद्य क्या है। ब्रज भाषा में कविताएं एकदम से चरम पर लिखी जा रही थी, चूँकि जो भक्ति काल है उसमें दबदबा रहा अवधि का। भक्ति काल में अवधि पूर्वक रचना, मतलब अवधि की रचनाएं खूब लिखी गई, और उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास के जो है एक प्रकार से बाद में आप देखते हैं अवधि का विकास जो है, या अवधि उतना नहीं हो पाई जितना एक प्रकार से होना चाहिए था। तो ब्रज भाषा अपने उफान पर आ गई, क्योंकि ब्रज भाषा में रीतिकालीन कवि जितना भी थे वो कृष्ण भगवान की रचनाएं लिख रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अब राम जी की रचनाएं जो लिख रहे थे वो अवधि का प्रयोग कर रहे थे, और जो एक प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि थे या लेखक थे वो एक प्रकार से ब्रज भाषा में रचनाएं लिखते हैं। यहाँ तक कि जितने भी रीतिकाल के कवि हैं, जितने प्रेम, चाहे घनानंद हो, बिहारी हो, आलम हो, बोधा हो, सेनापति हो, देव हो, मतिराम हो, सभी लोगों ने लगभग ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया। तो ब्रज भाषा उस दौरान एक प्रकार से रीतिकाल में बहुत ज़्यादा उफान पर आई। इससे क्या हुआ, अवधि भी थोड़ी सी पीछे हुई और भी सारी भाषाएं जो है पीछे हुई, और एक ब्रज का एक प्रकार से जो साहित्य है वो संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए एक प्रकार से जो है एक मानक के रूप में सामने आने लगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक प्रकार से जो ब्रज था उसमें रचनाएं होने लगी। ब्रज में एक प्रकार से क्या होने लगी भाई, कविताएं लिखी जाने लगी। फिर धीरे धीरे भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, वो एक प्रकार से खड़ी बोली में गद्य लिखने का प्रयास करने का प्रारंभ करते हैं। हालांकि उनसे पहले भी किसी मतलब कि अलग अलग विद्वानों ने किया है, भी चर्चा करते हैं। तो ब्रज भाषा मतलब गद्य के विषय में असंदिग्ध रूप से कहा नहीं, मतलब कि कहा जा सकता है कि इस गद्य के प्राचीन रूप का प्रथम उदाहरण जो मिलता है वो सन मतलब कि संवत 1100 विक्रमी के लगभग किसी राजस्थानी लेखक के द्वारा लिखित ब्रह्म ज्ञान हठ योग से संबंधित 3 रचनाओं में मिलता है। वो 3 रचनाएं कौन सी हैं? उनमें 3 रचनाओं में खास करके पहली रचना है जिसमें गद्य के पुट मिलते हैं राजस्थानी भाषा में, वो है महादेव गोरखनाथ संवाद, ये पहला गद्य। दूसरा गद्य गोरख गणेश गोष्ठी, और तीसरा गद्य है गोरखनाथ की 17 कला, एक प्रकार से रचना। इसमें मिलता है गद्य के थोड़े बहुत छिटपुट मिलते हैं, उतना जो है ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मिलते हैं। इसके बाद भक्ति काल में गोसाई विट्ठलनाथ की रचना आती है ब्रज भाषा में। उन्होंने ब्रज भाषा में गद्य साहित्य की रचना करी। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है उसका नाम है श्रृंगार रस वर्णन। श्रृंगार रस वर्णन में एक प्रकार से गोसाई विट्ठलनाथ की अगर बात की जाए, विट्ठलनाथ कौन है? विट्ठलनाथ बेसिकली ये सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु हैं वल्लभाचार्य, उन्हीं वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ की अगर बात करें तो विट्ठलनाथ जो हैं इन्होंने ही अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था, यानी 8 उन कवियों को इन्होंने चुना जो कि एक प्रकार से विद्वान थे, जो कि कृष्ण भक्त शाखा से संबंधित थे और रचनाएं लिखते थे, जिनमें सूरदास जी सबसे प्रमुख थे। 4 शिष्य इनके थे विट्ठलनाथ के, और 4 शिष्य जो थे वो सूरदास के थे। इन 4 शिष्यों ने मिलकर के क्या बनाया, अष्टछाप के कवि बनाए। 8 कवि थे जो कृष्ण भक्त शाखा से थे। तो ये एक प्रकार से बेसिकली इन्होंने ब्रज में गद्य साहित्य लिखने का प्रयास किया। श्रृंगार रस मंडन इनका मतलब श्रृंगार रस वर्णन इनकी रचना है। फिर उसके बाद में क्या हो, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मतलब कि लगभग 1650, ये 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, 50 के बाद, ठीक है, के बाद, इसी को बोलेंगे क्या, पूर्वार्ध, सॉरी 1 मिनट, उससे पहले, यानी 1600 से लेकर के 1650 के बीच का जो समय काल है इसी को बोलेंगे पूर्वार्ध, और उत्तरार्ध बोलेंगे 1650 के बाद, ठीक है। गोस्वामी गोकुलनाथ आते हैं, उनके विशिष्य या उनके शिष्य के द्वारा लिखित 2 ग्रंथ हैं इनके द्वारा। पहली रचना है 200 वैष्णवन की वार्ता, और दूसरी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 जो एक प्रकार से सिद्ध हैं, 84 जो सिद्धों की बात मैंने सिद्ध साहित्य में प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था, सिद्ध साहित्य जैन साहित्य, तो सिद्ध साहित्य जो 84 सिद्ध हैं उन्हीं सिद्धों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और 252 एक प्रकार से जो वैष्णव संत हैं, वैष्णव मतलब क्या होता है, जो विष्णु भगवान को मानने वाले संत हैं, तो उनके बारे में वर्णन किया है, तो ये गद्य में लिखा है। इन पुस्तकों का गद्य व्यवस्थित और शुद्ध भी प्रतीत होता है। तो ये एक प्रकार से ब्रज भाषा में गद्य लिखे गए।
252 की वार्ता और 84 की वार्ता, ठीक है। और बाकी जो ये ग्रंथ है श्रृंगार रस वर्णन, ये भी ठीक ठाक ग्रंथ है, लेकिन गोकुलनाथ का जो ग्रंथ है ये ज़्यादा बेटर माना जाता है। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तो ये तो रही भाई ब्रज भाषा में चीज़ें। अब ब्रज भाषा के बाद आप देखेंगे बोली कौन सी आती है अपने चरम पर, चूँकि उस समय ब्रज भाषा में तो एक प्रकार से पद लिखे जा रहे थे, लेकिन एक प्रकार से जो गद्य की बोली हो रही थी वो धीरे धीरे खड़ी बोली की ओर लोग बढ़ रहे थे, ठीक है। अब खड़ी बोली गद्य के बारे में बात करते हैं। खड़ी बोली गद्य क्या है, देखिए खड़ी बोली गद्य का उद्भव और विकास। मध्य युग में क्या हुआ कि ब्रज भाषा को ही साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई थी और संपूर्ण भारत इसे ही गद्य और पद्य की भाषा दोनों के रूप में स्वीकार कर रहा था। और उसका कारण था कि उत्तर भारत में राजनीतिक परिस्थितियां उत्तरदायी थीं, क्योंकि दिल्ली, आगरा और सत्ता शक्ति, अर्थ शक्ति सभी का केंद्र दिल्ली हुआ करती थी। खड़ी बोली हिंदी और मेरठ के आसपास की जन भाषा थी। मुगलों के बाद दिल्ली ही अंग्रेज़ों की राजधानी बनती है। भले ही अरबी, फारसी और अंग्रेजी सत्ताधारियों की भाषा रही हो, फिर भी लोक भाषा जो थी वो खड़ी बोली ही थी उस दौरान, जिसकी उपेक्षा शासक नहीं कर सके। और इसीलिए खड़ी बोली में गद्य का विकास शुरू हो गया। क्योंकि राजनीति जहाँ पर हावी होगी, राजनीति या राजनेता जो होंगे उन्हीं के एक प्रकार से द्वारा भाषाओं के विकास में अगर मदद मिलती है तो वही भाषा एक प्रकार से आगे बढ़ती है और उसका विकास होता है, ठीक है। तो राजनीतिक सिचुएशन जो एक प्रकार से थी वो खड़ी बोली के पक्ष में थी। और जो ब्रज भाषा थी वैसे तो बड़ी बोली या बड़ी बोली उस दौरान सबसे बड़ी बोली एक प्रकार से ब्रज भाषा ही थी, ठीक है। लेकिन खड़ी बोली का विकास इसलिए हुआ क्योंकि खड़ी बोली एक प्रकार से जो थी वो राजधानी में बोली जाने वाली बोली थी, ठीक है, उसके आसपास के इलाकों में। खड़ी बोली गद्य के विकास की दिशा में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम बड़ा फेमस है, श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का, नवीन चंद्र राय जी, इन सभी लोगों ने धार्मिक नेता हैं, इन सभी लोगों ने तमाम सराहनीय काम किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जहां अपने धर्मोपदेश के लिए खड़ी बोली का गद्य का प्रयोग किया, ठीक है, वहां अपनी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश, इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है जो कि गद्य में लिखी इन्होंने, ठीक है। तो ये एक प्रकार से गद्य के विकास में लिखी और खड़ी बोली गद्य में लिखा। इसी प्रकार से श्रद्धाराम फिल्लौरी की अगर बात की जाए तो श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भी खड़ी बोली में धर्म प्रचार करते हुए सत्याभूत प्रवाह नाम का धार्मिक ग्रंथ लिखा तथा भाग्यवती इसे कुछ विद्वान हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी मानते हैं भाग्यवती को, लेकिन ये एक प्रकार से सर्वसम्मति से नहीं है, ठीक है। चूँकि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, लाला श्रीनिवास दास का है सर्वसम्मति से नामक उपन्यास खड़ी बोली में ही लिखे गए हैं। तो ये सब उपन्यास जो उन्होंने लिखा भाग्यवती उपन्यास ये भी खड़ी बोली में है। तो कुल मिलाकर के खड़ी बोली का विकास यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। हिंदी गद्य के विकास को 4 युगों में आप बांट करके समझ सकते हैं। 4 युग कौन कौन से? पहला युग, चूँकि बेसिकली अगर गद्य की बात करें तो आप भूल जाइए ये सब जो अभी तक मैंने बताया। अब गद्य का विकास बेसिकली आपकी जो आधुनिक काल है उसमें आधुनिक काल को आप भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद और छायावाद के बाद इन सभी युग के नाम से जानते हैं। छायावाद उत्तर काल, देखिए भारतेंदु युग में कैसा स्थिति रही है गद्य की उसको समझेंगे, द्विवेदी युग में क्या स्थिति रही है उसको जानेंगे, छायावादी युग में क्या स्थिति रही है उसको समझेंगे, और छायावाद उत्तर युग में क्या स्थिति रही है एक प्रकार से किसकी जो है गद्य के विकास की, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से लगातार वीडियोज़ मैं देता रहता हूँ, ठीक है। चले आगे देखने का प्रयास करते हैं। पहला सॉरी भारतेंदु युग में क्या हुआ। देखिए भारतेंदु युग की अगर बात की जाए तो भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी को जो है शुभारंभ करने का जो श्रेय है, शुभारंभ करने का जो श्रेय है वो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही दिया जाता है। बाबू हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही इनका इस काल का नाम भारतेंदु युग रखा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने पूर्व प्रचलित जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे उन्होंने उर्दू प्रधान हिंदी रचनाओं का प्रयोग किया और गद्य लिखा। इस कथन या मनोवृत्ति को जम करके विरोध किया इन्होंने। हिंदी में गद्य साहित्य नहीं मिलता, इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अनेक गद्य की उत्कृष्ट और अपेक्षित रचनाएं करी। यही नहीं, उन्होंने कवि वचन सुधा जो हरिश्चंद्र की एक प्रकार से पत्रिका है, इसके अलावा हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसे लोकप्रिय पत्रिकाएं भी निकाली। इसके साथ ही साथ इन्होंने भारतेंदु जी ने, ये सब खड़ी बोली में ही हैं गद्य में,
इन्होंने हिंदी गद्य के सुदृढ़ विकास के लिए भारतेंदु मंडल नाम से एक साहित्यिक मंच भी खड़ा किया। भारतेंदु मंडल में कई एक प्रकार से सहयोगी थे इनके, जो कि इनके साथ काम किया करते थे। हिंदी जिसमें आपके तमाम प्रकार के लोग हैं, जैसे कि सहयोगियों में पंडित जो है मैं बताऊंगा अभी, ये नाम लिखे हुए चर्चा करूंगा। तो हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार के लिए जी जान लगा करके इन्होंने सहयोग किया सभी लोगों ने। और भारतेंदु मंडल के जो सदस्य थे उन सदस्यों में या सहयोगियों में पंडित प्रताप नारायण मिश्रा का नाम अग्रगण्य है। इसके अलावा पंडित बालकृष्ण भट्ट जी, इसके अलावा राधाचरण गोस्वामी जी, रामकृष्ण दास जी, किशोरीलाल गोस्वामी जी, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी, इन सभी के नाम फेमस हैं। तो भारतेंदु मंडल के प्रश्न आपसे अति लघु उत्तरीय में लगातार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतेंदु मंडल के किन्हीं 3 लेखकों के या 4 लेखकों के नाम लिखे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं एक हो ही गए, दूसरे हो गए पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, तीसरे हो गए पंडित बालकृष्ण भट्ट, चौथे राधाचरण गोस्वामी, पांचवें रामकृष्ण दास और छठे किशोरीलाल गोस्वामी। इनमें से आप ये नाम जरूर ये ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु मंडल एक प्रकार से गद्य के विकास के लिए जाना जाता है और कई यहाँ पर जो रचनाकार यहाँ पर लिखे हुए हैं ये गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, भारतेंदु युग में जो गद्य लिखा जाता था वो खड़ी बोली में लिखा जाता था, लेकिन जो पद्य होती थी यानी कि जो काव्य रचनाएं होती थी वो अभी भी एक प्रकार से किस भाषा में हो रही थी, वो अभी भी मेरे भाई किस भाषा में हो रही थी, वो अभी भी एक प्रकार से ब्रज भाषा में ही पद्य लिखे जा रहे थे, लेकिन गद्य जो थे वो खड़ी बोली में लिखे जा रहे थे। और इस युग के अन्य लेखकों में जैसे कि खास करके अन्य लेखक में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का नाम आता है, बड़े फेमस लेखक रहे हैं। इसके अलावा जगमोहन सिंह, ठाकुर जगनमोहन सिंह, इसके अलावा अंबिका दत्त व्यास जी, तो इन सभी के नाम विशेष तौर से उल्लेखनीय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में या भारतेंदु युग के एक प्रकार से प्रधान लेखकों में इनका नाम आता है। अच्छा, भारतेंदु युग में और बात की जाए अगर, तो इस युग में नाटक लिखे गए गद्य में, उपन्यास भी लिखे गए, कहानियाँ भी लिखी गई, कुछ निबंध लिखे गए। हालांकि कहानियाँ उतनी ज़्यादा एक प्रकार से मौलिक कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ नाटक, उपन्यास और निबंध ये थोड़ा बहुत लिखे गए। आलोचना सहित अनेक पत्र पत्रिकाओं का, यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तो अपने चरम पर था। इस प्रकार के साहित्य में मौलिक और अनुदित, मौलिक मतलब होता है खुद की रचना और अनुदित का मतलब होता है किसी दूसरे की रचना का अनुवाद है, किसी दूसरी भाषा की कोई रचना है उस भाषा का अपनी भाषा में अनुवाद कर लेना ही अनुदित रचना कहलाता है। तो मौलिक रचना, मौलिक का मतलब होता है खुद की रचना, ठीक है। मौलिक और अनुदित दोनों ही रूपों में दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों ही रूप पूर्वार्ध में पूर्ण रूपेण ब्रज भाषा में दिखाई देते हैं, लेकिन उत्तरार्ध मतलब होता है कि एक प्रकार से आधे से बाद में, यानी भारतेंदु के आधे युग बीत जाने के बाद में आप देखेंगे ब्रज भाषा और खड़ी बोली एक प्रकार से गद्य के एक प्रकार से घुले मिले स्वरूप आपके समक्ष आते हैं। यानी कि 1850 से लेकर के 1875 के बीच आप देखेंगे तो केवल ब्रज भाषा में ही गद्य लिखे जा रहे थे या खड़ी बोली की मिले जुले चीज़ें लिखी जा रही थी। लेकिन जब और आगे बढ़ेंगे तो एक प्रकार से 1875 के बाद आप देखेंगे 1875 से 1900 ईस्वी के आसपास वहाँ पर खड़ी बोली में ही गद्य लिखे जा रहे थे। खड़ी बोली और ब्रज भाषा के बहुत कम पुट उसमें दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में या भारतेंदु युग में एक प्रकार से इस तरीके से गद्य का विकास हुआ। अब दूसरा जो काल है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में किस तरीके से गद्य का विकास हुआ इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, आगे देखेंगे। अभी मुझे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगवाना है। चले, द्विवेदी युग भारतेंदु युग की बात आता है। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो 1900 ईस्वी से लेकर के आप मान सकते हो 1920 ईस्वी, ठीक है। ये द्विवेदी युग की समय सीमा है। और भारतेंदु युग की क्या थी, 1850 से 1900 ईस्वी तक आप मान लीजिए, ठीक है। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 का समय काल है। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का स्वरूप पूर्ण रूपेण स्थिर ना हो सका। यानी भारतेंदु युग में हिंदी गद्य जो था वह खड़ी बोली में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। यानी खड़ी बोली में एक प्रकार से केवल खड़ी बोली में ही गद्य लिखा जाना एक प्रकार से संभव ना हो पाया। कब, भारतेंदु युग में। 1900 के बाद में आप देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक व्यक्ति हैं। इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का सृजन किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग एक प्रकार से बना है, बात ध्यान रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी वह व्यक्ति हैं जो कि एक प्रकार से बहुत विद्वान आदमी हैं और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला कब, 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी का समय जो है वो हिंदी साहित्य के लिए एक प्रकार से बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब ये एक प्रकार से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और जो रचनाएं होती थी बेसिकली पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही प्रकाशित हुआ करती थी, कविताएं वगैरह। तो जो इनकी मतलब कि सरस्वती पत्रिका थी उस समय की बड़ी पत्रिका हुआ करती थी, फेमस पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका। इससे पहले बाबू गुलाब राय वगैरह इसके बाबू श्याम सुंदर दास जो थे इस पत्रिका का संपादन कर रहे थे 1-2 सालों से। 1901 में संभाला था। तो 1903 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी
इसका संपादन शुरू करते हैं। तो जब वो संपादन करते हैं तो जो लेखक रचनाएं लेकर के आते हैं उनके पास, उनको बैठ के पहले बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से लिखना है, मतलब सारी जानकारी, सारी डिटेल। कुछ कमियां रह जाती थी तो उसको भी एक प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी उन कमियों को दूर कर देते थे। ऐसे संपादकत्व तो एक प्रकार से आज तक दुनिया में देखने को नहीं मिला जैसा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रकार से जो त्रुटियां हुई हैं कवियों से, लेखकों से, उन त्रुटियों को भी सुधारने का प्रयास किया कि आप इस लाइन में इस शब्द को आप हटा सकते हो, इसके स्थान पर इस शब्द का प्रयोग आप कर सकते हो। ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसीलिए तो मुरीद नहीं एक प्रकार से रहे। आप देखते हैं भारतेंदु, मतलब क्या नाम है, द्विवेदी जी के एक प्रकार से बात की है तो बहुत प्रतिष्ठा थी द्विवेदी युग, मतलब इसमें द्विवेदी युग में एक कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैथिली शरण गुप्त ऐसे विद्वान आदमी थे जो कि एक प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी के मुरीद इसलिए रहा करते थे। क्यों? चूँकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पर जब इनकी पत्रिकाएं या पत्रिकाओं के माध्यम से सरस्वती पत्रिका से संपादन के लिए पुस्तकें जाया करती थी इनकी, मैथिली शरण गुप्त जी की, तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में जो त्रुटियाँ होती थीं उस पर एक प्रकार से नज़र डालते थे और बताते थे कि भाई गुप्ता जी इसको आप ठीक करें। गुप्ता जी भी एक प्रकार से वर्णाश्रम में विश्वास रखते थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी का चरण छुआ करते थे, यानी एक प्रकार से वो ब्राह्मण चूंकि ये थे तो इसलिए गुप्ता जी थे, वैश्य थे, तो पैर छूते थे पहले आकर के, उसके बाद में फिर बोलते थे कि किस मुद्दे पर लिखा जाए, तो बताते थे कि भाई हाँ आप सुलोचना पर लिख दो या तुम अब एक प्रकार से उर्मिला पर लिख दो। अब आप आज तक कभी सोचे हैं कि भाई उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, लक्ष्मण की पत्नी को कोई नहीं याद रखा है। लक्ष्मण को तो पता चला कि भाई 14 वर्ष तक वनवास काटे और वहाँ पर रहे, लेकिन उनकी पत्नी ने घर में किस तरीके से अपने पति के बगैर एक घर में, आज बोल दो कि 1 साल शादी के बाद में पति प्रदेश चला जाए तो एक प्रकार से क्या स्त्री रहती घर पर? नहीं रहती, कहती माता पिता को खिलाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी हूँ, तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। तो एक प्रकार से, लेकिन उर्मिला अपने पति के ना रहते हुए भी 14 साल तक अयोध्या में रहती हैं और एक जैसे वहाँ पर वो रहते थे लक्ष्मण जी, ऐसे ही उर्मिला यहाँ पर रहती थी। तो उर्मिला का भी वियोग एक प्रकार से उन्होंने दिखाया। मैथिली शरण गुप्त ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कैकेयी के बारे में भी सोचा, यानी कि एक प्रकार से ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का ज्ञान था। उन्होंने एक प्रकार से कई बार, मैथिली शरण गुप्त जी स्वयं कहते हैं कि मुझे एक प्रकार से, अगर जैसे तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले थे, महावीर मिले थे रामचरितमानस के लेखन में, ऐसे ही मुझे एक प्रकार से अपनी रचनाओं के लेखन में एक महावीर ये मिले थे, यानी कि क्या नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने इस तथ्य को बड़ी गंभीरतापूर्वक अनुभव किया। उन्होंने भारतेंदु योगीन चली आती हुई भाषा की जो कब्ज है उसको पकड़ा और उसे स्वस्थ करने का प्रयास किया। उसके लिए बीड़ा उठाया कि भाई हम इसको ख़त्म करेंगे और इसको सुधारेंगे, भाषा का परिमार्जन करेंगे, भाषा का संस्कार जो था उसको किया, भाषा का परिष्करण किया, उसे व्याकरण सम्मत बनाया, इन्होंने ही बनाया। ठीक है, इस प्रकार के प्रयास से हिंदी गद्य की अनिश्चित दिशा को एक सुनिश्चित दिशा की ओर बढ़ने का अच्छा अवसर जो मिला वो मतलब किन्हों के, महावीर प्रसाद द्विवेदी की वजह से मिला। सरस्वती पत्रिका के संपादन के द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के अनेक उदीयमान लेखकों को मार्गदर्शन किया। इसी युग में कथाकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद, महानाटककार जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इन सभी का नाम उल्लेखनीय है, महाउपन्यासकार गोपाल राय गहमरी जी, देवकीनंदन खत्री जी। देवकीनंदन खत्री आप देखते हैं एक प्रकार से बड़े तिलस्मी में टाइप के उपन्यासकारों में उसमें आते हैं। आलोचक और निबंधकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, और महाइतिहासकार, एक प्रकार से महान इतिहासकार जो रहे हैं बेसिकली आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आलोचनाकार रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन सभी का उदय जो हुआ है ये द्विवेदी युग में ही हुआ, यानी कि इन सभी की रचनाएं जो हैं बेसिकली शुरुआती दौर पर द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होती हैं, द्विवेदी युग से लेखन प्रारंभ होता है। और ऐसे ऐसे महान एक प्रकार से विद्वान जो हैं लेखकों में एक प्रकार से सामने आते हैं, किसमें, द्विवेदी युग के दौरान। ठीक है, इन लेखकों के इन लेखकों के अतिरिक्त पदम सिंह शर्मा जो थे मिश्र बंधु, वृंदावन लाल वर्मा जी, राधिका रमण प्रसाद सिंह और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, ऐसे तमाम विद्वान। इसके अलावा और भी विद्वान की अगर मैं बात करूं, द्विवेदी युग में और भी विद्वान आपके समक्ष आएंगे। जैसे कि आपको मैं बताऊं, इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझेंगे। हरिओत जी, देखें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत भारत के ही नहीं मतलब हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनका एक ग्रंथ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास जो ग्रंथ है ये हिंदी साहित्य का, चूँकि काव्य जो था अभी भी ब्रज भाषा में भारतेंदु युग में लिखा जा रहा था, लेकिन द्विवेदी युग में सबसे पहले हिंदी साहित्य का सबसे पहला मतलब खड़ी बोली का पहला जो महाकाव्य लिखा गया वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। प्रिय प्रवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा। बहुत विद्वान आदमी थे। किशोरीलाल गोस्वामी जी,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बाल मुकुंद गुप्त जी, ये सब एक प्रकार से बहुत बड़े विद्वान आदमियों में आते हैं। ठीक है, इन सभी के नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्होंने गद्य साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो इन सभी के नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि ये किस युग से संबंधित हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तीसरा जो काल आपका आता है वो छायावादी काल। छायावादी युग की अगर बात की तो ये क्या है भैया, छायावाद के बारे में अगर बताऊं मैं आपको, छायावाद क्या है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा। ठीक है, 4 विद्वान बड़े फेमस हुए हैं। इस युग में न केवल उच्च कोटि के काव्यकार हुए हैं अपितु गद्यकार भी हुए हैं। जयशंकर प्रसाद जितने बड़े युग के कवि हुए हैं उतने ही बड़े उन्हें गद्य लेखक की संज्ञा प्राप्त है। चूँकि आप देखें जयशंकर प्रसाद ने उपन्यास भी लिखा है। ठीक है, कंकाल, तितली और इरावती एक उपन्यास इनका है, अपूर्ण ही रह गया। ठीक है, इसके अलावा कहानियाँ भी लिखी हैं, जैसे आकाशदीप कहानी हो गई, और भी तमाम कहानियाँ इनकी बड़ी फेमस हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो है इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे। बेसिकली ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद को गद्यकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने महाकाव्य का सृजन भी किया। कामायनी महाकाव्य भी लिखा, कामायनी मेरे पास रखी हुई है। ठीक है, जैसे कामायनी महाकाव्य मैं आपको दिखाऊं कैसा है। ठीक है, देखें कामायनी महाकाव्य ये है। ठीक है, इसी ये कामायनी है, जयशंकर प्रसाद की रचना। देखिए जयशंकर प्रसाद जी 30 जनवरी 1889 को इनका जन्म हुआ था। कवि थे, नाटककार थे, कथाकार थे, उपन्यासकार, निबंधकार थे। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। तो कामायनी जैसे महाकाव्य का सृजन भी इन्होंने किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस काल के जितने भी कवि हुए हैं, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, चाहे पंत जी ने कविताएं ही लिखी हैं बेसिकली। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे महादेवी वर्मा जी को तो छायावाद की दुर्गा कहा जाता है उनको, और वो एक प्रकार से आधुनिक युग की मीरा भी कही जाती हैं। उन्होंने एक प्रकार से गद्य भी लिखा और पद्य भी लिखा। गद्य में आप देखते हैं उन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण बहुत लिखे हैं। ठीक है, और भी कहानियाँ भी लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं पे इसी प्रकार निराला आप देखेंगे, पंत देखें, सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। छायावाद के विष्णु, मतलब छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं पंत जी। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं प्रसाद जी। छायावाद के महेश कहे जाते हैं निराला जी। छायावाद की दुर्गा कही जाती है महादेवी वर्मा जी। इन सभी के विषय में सत्य है। जयशंकर प्रसाद ने जहाँ ऐतिहासिक नाटकों की रचना करके योगीन उपलब्धि अर्जित की है, वहीं निराला ने पत्रकारिता के अछूते पहलू को उजागर करके गद्य विधा की अच्छी पृष्ठभूमि रची है। यानी कि पत्रकारिता में निराला जी एक प्रकार से उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं। ऐतिहासिक नाटक और ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी एक प्रकार से किसने? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, उधर पंत और महादेवी वर्मा की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने मर्मस्पर्शी और सरस निबंधों में, चूँकि निबंध पंत जी ने भी लिखे हैं और महादेवी वर्मा ने निबंध और रेखाचित्र वगैरह लिखा, तो गद्य रचना को सुरम्य बनाया। तो कुल मिलाकर के इस युग में के कथाकारों में, उपन्यासकारों में और भी विद्वानों के नाम आते हैं, जैसे कि सर्वश्री जयशंकर प्रसाद जी का नाम है ही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, चतुर्थेन शास्त्री जी, बेचन शर्मा उग्र जी, भगवती चरण वर्मा जी, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, इलाचंद्र जोशी जी। इसके अलावा यशपाल हो गए, अज्ञे है, अज्ञे भी इसी युग से शुरुआत हो जाती है इनकी। ठीक है, अज्ञे मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार। अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार पर बेसिकली एक प्रकार से ये बाद में जाकर के छायावाद के बाद में अपनी प्रतिभा और इनकी निखर करके सामने आती है। उपेंद्र नाथ अस्क जी, इन सभी के नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, लोकप्रिय हैं। इस युग में भावात्मक, विचारात्मक शैलियों के अतिरिक्त अनुसंधानात्मक और वैज्ञानिक शैली का भी विकास होता है। यानी यहाँ पर एक प्रकार से खोज वगैरह होनी शुरू हो जाती है, अनुसंधान शुरू हो जाते हैं। अनुसंधानात्मक शैली के सुंदर स्वरूप का उदाहरण जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात की जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पथ, कबीर, मध्यकालीन धर्म साधना आदि में ग्रंथों में मिलता है। कबीर रचना जो है या नाम पथ हो गया, ये सब रचनाओं में एक प्रकार से मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर लिखी पुस्तक। डॉक्टर नगेंद्र भी अपनी विशिष्ट काव्य शैली के लिए या शैली के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नगेंद्र भी एक आलोचक भी हैं, इतिहासकार भी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चौथा पॉइंट आपका। चौथा जो काल है वो है छायावाद उत्तर काल। छायावाद उत्तर काल, छायावाद कब से कब तक है? छायावाद काल जो इससे पहले वाला काल था, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। यानी इससे पहले वाला जो काल आपका था वो कैसा काल था? इससे पहले का काल जो था 1920 से लेकर के 1937 तक का जो समय काल है वो एक प्रकार छायावाद आप मान सकते हैं। ठीक है, 40 भी मान सकते, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन 37 ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, छायावाद उत्तर युग। छायावाद उत्तर मतलब होता है छायावाद के बाद, उत्तर माने होता है बाद में,
छायावाद प्लस उत्तर, इन दो शब्दों से मिलकर के बना छायावादोत्तर, यानी छायावाद के बाद। उत्तर माने होता है बाद में, जैसे कहीं पर छायावादोत्तर लिखा है, और अगर छायावाद पूर्व हो तो छायावाद से पहले, छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद। अब ये आपको बहुत मिलेगा। तो उत्तर माने होता है बाद में और पूर्व माने होता है पहले, ठीक है। इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ आप मत भूलिएगा कि उत्तर और पूर्व क्या होता है। तो छायावादोत्तर युग की अगर बात की, छायावाद के बाद हिंदी गद्य का समुचित विकास और पूर्व अपेक्षित विकास हुआ। इस युग में मुख्य रूप से समालोचना को अधिक स्थान दिया गया। समालोचना मतलब आलोचक इसमें बहुत हुए हैं, यानी दूसरों पर कोई कमियां रह गई उन पर टिप्पणी करना हुआ, या दूसरे ने जो लेखक या जो रचनाएं लिखी हैं उनमें किस प्रकार की त्रुटियां हैं, या कि कोई कमी जो रह गई है वो कमी कौन सी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाएगा, सारी चीज़ें। इस युग में मुख्य रूप से समालोचना को अधिक महत्व मिला। और इसके बावजूद हिंदी नाटक, यहाँ पर आप देखेंगे एकांकी नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध के साथ जीवनी साहित्य यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा पहली बार। आत्मकथा साहित्य मिलेगा आपको, यात्रा वृत्तांत मिलेगा, संस्मरण मिलेंगे, रेखाचित्र भी आपको मिलेंगे, और गद्य काव्य मिलेंगे। गद्य काव्य मतलब जो गद्य से संबंधित काव्य होते हैं वो, रिपोर्टाज मिलेगा, इंटरव्यू मिलेगा, ठीक है, अभिनंदन ग्रंथ मिलेंगे, स्मृति पत्र बहुत सारे लिखे जाएंगे, और पत्र पत्रिकाओं की भी बाढ़ सी आपको देखेंगे। इस युग में लगभग छायावाद के बाद में आ जाती है, ठीक है। इस युग की अगर बात की जाए तो इस युग में बेसिकली सर्वप्रथम समालोचकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम अग्रगण्य है। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी का नाम सबसे ज़बरदस्त माना जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हो गए, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पद चिन्हों पर चलते हैं, मार्क्सिस्ट विचारधारक या एक प्रकार से सरल मार्क्सवाद को अपनाते हैं। डॉक्टर रांगे राघव जी, डॉक्टर बाबू गुलाब राय, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञे, मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो इन सभी लोगों ने मिल करके एक प्रकार से छायावाद के बाद में तमाम प्रकार के काम किए। ये सब आलोचक हैं, समालोचक हैं, समीक्षक कह सकते हैं आप। इन्होंने नाटक रचना, तमाम कहानी, सब कुछ लिखे, उपन्यास भी लिखे इन सभी लोगों ने। मतलब अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने हर एक चीज़ को लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। छायावादोत्तर काल में हिंदी गद्य साहित्य में जो है एक प्रकार से सृजन, भाव और भाषा, ठीक है, सृजन, भाव और भाषा तीनों ही कोणों की पूर्व अपेक्षा सुगठित और सुसंबद्ध बदलाव आया इसमें, यानी जो बदलाव चाहिए था वो बदलाव आया। आज हिंदी का गद्य साहित्य सभी दृष्टियों से संपन्न है। विषय विस्तार तथा भाषा की विविध भंगिमाओं दोनों की दृष्टि से अगर देखें तो यह हिंदी साहित्य की चरम उन्नति और उत्कर्ष का काल बना हुआ है छायावादोत्तर काल। यानी बेसिकली अगर बात की छायावादोत्तर काल में ही एक प्रकार से मुख्य रूप से हिंदी गद्य का विकास होता है। हिंदी गद्य का विकास बेसिकली कब होता है? छायावाद के बाद में बहुत ज़्यादा होता है और अपने चरम पर होता है। इससे पहले एक प्रकार से मेरे हिसाब से उतना ज़बरदस्त विकास वो नहीं रहा होगा। या हिंदी की जो देखिए छायावाद में भी आप देखते आते थे कहानी, नाटक, निबंध ये सब ज़्यादा लिखे जा रहे थे। यात्रा साहित्य, जीवनी, साक्षात्कार और इस ऐसी विधाएं बहुत कम आ रही थी। लेकिन जब छायावाद के बाद आप प्रगतिवाद में आते हैं, 1937 के बाद आ जाइए, छायावाद के बाद 1937 से लेकर के अब तक मान सकते हो छायावादोत्तर काल, उसमें आप देखते कहानियाँ, नई कहानी। अच्छा कहानी अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके, अगला चैप्टर जो है आपका सेकंड वाला वो कहानी चैप्टर पर है। अब कहानी का विकास भी हम ऐसे देखेंगे कि भारतेंदु युग में कैसी कहानियाँ लिखी जा रही थी, भारतेंदु युग के बाद में कहानी, वैसे भारतेंदु युग में आपको कहानी मिलेगी ही नहीं। जो भी कहानी मिलेगी वो अनुदित कहानियाँ मिलेंगी या उचित कहानी नहीं होगी। 1900 के बाद में यानी 20वीं शताब्दी में ही कहानी बेसिकली शुरुआत में आती है। हिंदी की पहली कहानी पर डिबेट जो है, उस डिबेट को समझाऊंगा। कौन सी कहानी पहली कहानी हिंदी की है उस कहानी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ऐसे तो माधवराव सप्रे की पहली कहानी मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी चीज़ जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। बहरहाल यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे अब जो है किसके बारे में भैया, अब हम लोग चर्चा करेंगे भैया किसके बारे में, अब हम चर्चा करेंगे आपके बारे में। क्या किसके बारे में भैया? हाँ, किसके बारे में? प्रश्नों के बारे में। तो अब आपका ये चैप्टर लगभग एक चैप्टर नंबर 1 आपका लगभग समाप्त होता है। अब इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ उसके बाद में तुरंत। समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चले प्रश्नों को आप लगाइए सभी लोग, इसका उत्तर आप ही लोग बताओगे। अब
अब मुझे नहीं बताना है, बताएं। प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न हिंदी गद्य की भाषा के वर्ण हैं। भाषा के वर्ण कैसे हैं भैया बताएं। राजस्थानी गद्य के यहाँ पर लिख लें, नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो राजस्थानी गद्य, राजस्थानी गद्य यहाँ पर लिख लें। ब्रजभाषा गद्य, ब्रजभाषा गद्य, ठीक है। यहाँ पर लिख लें आप खड़ी बोली गद्य, खड़ी बोली गद्य। या फिर यहाँ पर लिख लें आप उपरोक्त सभी, यहाँ पर लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। कैसे, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि भाई जब शुरुआत हुई हिंदी गद्य की तो राजस्थानी गद्य एक प्रकार सबसे पहले आता है सामने, राजस्थानी के बाद में आता है ब्रजभाषा गद्य और ब्रजभाषा के बाद में आता है खड़ी बोली गद्य, ठीक है। इस तरीके से गद्य का विकास हुआ, यानी कि हिंदी शब्द की भाषा मतलब हिंदी गद्य की भाषा के वर्णों में राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और एक प्रकार से खड़ी बोली गद्य, तीनों के पुट मिलते हैं, तीनों के स्वरूप मिलते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न आपका हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ आप बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड नंबर प्रश्न है। प्रश्न हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास है 19वीं शताब्दी का या 18वीं शताब्दी का, या फिर इनमें से दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएं। हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास, हिंदी गद्य का जो क्रमबद्ध इतिहास होता है ये बेसिकली 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से। 19वीं शताब्दी का मतलब आप समझ नहीं पाए होंगे। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से लेकर के 1900, इसी को 18वीं शताब्दी बोलते हैं, 19वीं शताब्दी बोलते हैं। 18वीं शताब्दी बोलेंगे 1700 से लेकर के, ठीक है, 1701 से लेकर के 1800 का जो समय काल है इसको, इस 100 सालों के वर्षों को बोलेंगे 18वीं शताब्दी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, आप भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी इसमें। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न है बाल प्रबोधिनी एक पत्रिका थी, इसके संपादक का नाम क्या है। हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी, मदन मोहन मालवीय जी या बालकृष्ण भट्ट जी, बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बाल प्रबोधिनी जो एक प्रकार से पत्रिका है इसके संपादक थे जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बनारस से इस पत्रिका का संपादन होता था, बाला प्रबोधिनी का या बाल प्रबोधिनी का। 1 जनवरी की अगर बात की जाए, 1 जनवरी को एक प्रकार से इसका प्रकाशन सबसे पहली बार किया गया था 1874 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये मासिक पत्रिका थी और महिलाओं से संबंधित थी, स्त्री शिक्षा को लेकर के ये पत्रिका बेसिकली एक प्रकार से जारी की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चौथा प्रश्न है भारतेंदु युग के लेखक कौन है। इनमें से देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी, पंडित राहुल शंकरत्यायन या बालकृष्ण भट्ट या वासुदेव शरण अग्रवाल, बताएं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है। भारतेंदु युग के लेखक तो स्वयं भाई कौन है, भारतेंदु युग के लेखक में बिल्कुल पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी जो हैं भारतेंदु युग के लेखक हैं और इनके भारतेंदु मंडल के भी सदस्य रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर इनकी बात की जाए, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझने का प्रयास। पांचवा प्रश्न है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप जो है ये एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या राधाचरण गोस्वामी, बताएं। हिंदी प्रदीप के संपादक, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके संपादक है, ये भी एक मासिक पत्रिका है हिंदी प्रदीप। इसके संपादक बेसिकली कौन है, पंडित मतलब बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक रहे हैं। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। इसके अलावा प्रयागराज से इसका प्रकाशन होता था 1877 में, पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से, प्रयागराज से। कैसी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, 1 महीने में एक बार प्रकाशित हुआ करती थी, ठीक है। मासिक पत्रिका मतलब कि 1 महीने में एक बार, दैनिक पत्रिका मतलब 1 दिन में एक बार, मतलब हर डेली के डेली मतलब होता दैनिक पत्रिका। मासिक पत्रिका की महीने में एक बार, साप्ताहिक पत्रिका होती थी जिस हफ्ता में एक बार होती थी, ठीक है। ऐसे ही वार्षिक पत्रिकाएँ होती हैं जो कि साल में एक बार आती हैं, क्लियर। आगे देखेंगे। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, बताएं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक फटाफट से आप बताएंगे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी, ध्यान रखेंगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जो कि भारतेंदु मंडल के भी सदस्य रहे हैं, इन्हीं के द्वारा ब्राह्मण पत्रिका का संपादन हुआ। 7वां क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक। शुक्ल मतलब सरस्वती पत्रिका है शुक्ल युग की, द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की या छायावादी युग की, बताएं। तो सरस्वती पत्रिका जो है वो द्विवेदी युग की पत्रिका है। बेसिकली जो सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी से प्रारंभ होती है और 1903 ईस्वी की अगर बात की है तो इसमें सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन संभालता है, द्विवेदी जी स्वयं संभालते हैं, हजारी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्लियर। तो द्विवेदी युग में ही एक प्रकार से बेसिकली सरस्वती पत्रिका एक प्रकार से अपने चरम पर थी। द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। द्विवेदी युग का समयकाल कब से कब तक है, 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 तक जो समयकाल है द्विवेदी युग के समय माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है भैया, भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार हैं, बताएं। बालकृष्ण भट्ट, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, व अध्यापक पूर्ण सिंह या डॉक्टर संपूर्णानंद, बताएं। भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार जो हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन से, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है इनमें से कौन सी, बताएं। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं, देखें। सरस्वती पत्रिका आपको पता है 1900 ईस्वी के आसपास की है, यानी कि ये द्विवेदी युग की पत्रिका है, ठीक है। किस युग की है? द्विवेदी युग की पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, ठीक है। संपादन किसने किया? बाबू श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आनंद कादम्बिनी क्या है? आनंद कादम्बिनी जो है ये प्रेम घन के प्रकाशन में होती थी, मतलब कि आनंद कादम्बिनी यानी कि प्रेम घन जो थे, ठीक है। प्रेम घन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन इनका पूरा नाम है। 1881 में मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। कहाँ से भैया? आनंद कादम्बिनी 1881 से मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती वाली पत्रिका है ये। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया साथ ही साथ, ठीक है। हरिश्चंद्र चंद्रिका की अगर बात की जाए तो 1873 में एक प्रकार से इसका प्रकाशन होता है, और 1874 में आप देखते हैं इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र मैगनीज कर दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसके प्रकाशक या इसके संपादक रहे हैं। ब्राह्मण पत्रिका तो आप जान ही गए हैं किसका है, ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्रा का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, यानी कि भारतेंदु की पत्रिका नहीं है पूछा गया है। तो ये तीनों, आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु युग की ही पत्रिकाएँ हैं, और सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है। आगे देखिएगा, समझ में आ रहा है? फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोर्स अगर आपको पूरा लेना है, पूरा कोर्स पढ़ने के लिए आप अभी SMS करें 91 61 93 60 62 पर, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप SMS कर दीजिएगा। बाकी जो चैप्टर्स होंगे, एक आध चैप्टर में आप कहेंगे तो कहानी वाला चैप्टर भी यहीं पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो डेमो क्लास आपकी 2 क्लास हो जाएगी, और ऐसी ही क्लास आपको मिलेगी आपको कोर्स में। तो कोर्स में पूरा का पूरा क्लास आपको मिल जाएगी। तो 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको करना क्या है कि SMS करना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। और जितना जल्दी आप SMS करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। आप जितना लेट करोगे उतना ही ज़्यादा परेशान होगे, ठीक है। तो लेट बिल्कुल भी ना करें, लेट करेंगे तो आपका सिलेबस पिछड़ जाएगा, ठीक है। हालांकि लेट भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात उतना ज़्यादा होगी नहीं, चूंकि वीडियोस फॉर्म में ही आपको वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। आपको ये 2 क्लास डेमो मैं लाइव दूंगा, बाकी वीडियोस आपको मैं बना रहा हूँ, तमाम सारी वीडियोस लगभग मैंने इकट्ठा कर ली है। तो मैं लगातार अभी मेहनत कर रहा हूँ, जस्ट तुरंत बनाई ही सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस, पूरे के पूरे चैप्टर की वीडियो धीरे धीरे मिलती रहेंगी। डेली 1 आध 2 क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है। डेली 1 क्लास आपको लगभग मैं प्रयास करूँगा कि मिले, ठीक है। तो इस पर आपको SMS करना है, और मात्र 100 रुपये में आपको कोर्स मिलेगा। वहीं पर मैं एक QR कोड सेंड करूंगा, उसी पर आपको सेंड कर देने मात्र 100 रुपये। अगर नहीं चलाते हैं, हम गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी नहीं चलाते हैं, तो आप किसी दूसरे से जो आपके घर में चलाता हो उससे भी आप भिजवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट उसका भेज दीजिएगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ग्रुप से जोड़ दूंगा, उसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे और भी सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ पर आपकी होती रहेगी। देखिए 11 नंबर प्रश्न, हिंदी गद्य का उत्कर्ष का सूर्योदय काल बताएं। तो हिंदी गद्य का जो एक प्रकार से उत्कर्ष काल रहा, सूर्योदय काल रहा, वो द्विवेदी युग रहा। द्विवेदी युग में ही एक प्रकार से उत्कर्ष काल हुआ है गद्य का विकास शुरुआती तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडल या मंडन, श्रृंगार रस मंडल जो है या श्रृंगार रस एक प्रकार से जो मंडन रचना है विट्ठल नाथ की है, गोस्वामी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता की अगर बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं आप, ठीक है। B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न है भैया, प्रश्न खड़ी बोली का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? तो खड़ी बोली का जो प्रारंभ है वो किस रचना से मानते हैं भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलें, खड़ी बोली का जो प्रारंभ है उसकी अगर बात की जाए भैया तो वो एक प्रकार से माना जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ये रचना है किसकी? कवि गंग थे, उन्हीं की रचना है। तो ये खड़ी बोली की पहली गद्य रचना मानी जाती है। कौन सी? कवि गंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये पहली रचना मानी जाती है। बाकी 84 वैष्णवन की वार्ता ये गोकुलनाथ की रचना है, भी एक प्रकार से हिंदी गद्य के लिए उपयोगी है। इसके अलावा अष्टयाम जो नाभादास की रचना है भी उपयोगी है,
ठीक है। इसके अलावा वर्ण रत्नाकर जो रचना है ज्योतिश्री मतलब कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर एक प्रकार से इनके द्वारा लिखा गया है वर्ण रत्नाकर, तो ये भी बड़ी फेमस है। लेकिन खड़ी बोली का प्रारंभ जो है वो बेसिकली चंद छंद वर्णन की महिमा जो कि कवि गंग के द्वारा लिखित है, इसके द्वारा मानी जाती है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले भैया फटाफट से आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन से, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो हिंदी खड़ी बोली का जो आविर्भाव हुआ है वो किस शताब्दी में हुआ भैया? 19वीं शताब्दी में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो। जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 17वां क्वेश्चन आ चुका है भैया। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है भैया? गोस्वामी गोकुलनाथ, बिल्कुल गोकुलनाथ ने लिखा है 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन है? भारतेंदु के सहयोगी लेखकों में किसका नाम आता है भैया? उसमें बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है, पंडित बालकृष्ण भट्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, शिवपूजन सहाय भी नहीं, वियोगी हरि भी नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आप देखेंगे भैया 19 नंबर क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी एक पत्रिका है जिसके संपादक बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया था आनंद कादम्बिनी के बारे में, ठीक है। प्रेमघन की रचना 1881 में मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि माधुरी पात्रिका किस युग से संबंधित है? बताएं, माधुरी पात्रिका किस युग से रिलेटेड है? माधुरी पात्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगस्त में एक प्रकार से इसका प्रकाशन हुआ था माधुरी पात्रिका का 1921 अगस्त महीने में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगस्त महीना 1921 में प्रकाशन होता है। कहाँ से? लखनऊ से ये पत्रिका जो होती थी ये प्रकाशित होती थी। कहाँ से भैया? लखनऊ से माधुरी नाम की जो पत्रिका थी ये प्रकाशित हुआ करती थी। संपादक इसके हैं विष्णु नारायण भार्गव, दुलारे भार्गव और रूप नारायण पांडे, ठीक है। ये सभी लोग इसके प्रकाशक हैं जो संपादित करते थे। द्विवेदी युग से संबंधित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, चूंकि 1921 तक द्विवेदी युग ही लग रहा था, वैसे छायावाद इसको नहीं कहेंगे, द्विवेदी युग ही कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप सभी का अभिनंदन मैं करता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप सभी को कोर्स अगर लेना है तो बिल्कुल आप कोर्स ले सकते हैं, और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आसानी के साथ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।